हे गाइस, दिस इज़ माई सेकंड वीडियो। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे हाउस रॉबर। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डीपी सीरीज़ की दूसरी वीडियो। इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, या इससे आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। समझिए कि आपके पास आप एक लुटेरे हैं, ठीक है। आप एक लुटेरे हैं और आपके पास 4 घर है लूटने को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इस घर को लूट लिया और इससे मुझे 4 रुपये मिले, और मैंने इस घर को लूट लिया और इससे मुझे 2 रुपये, इससे 3 और इससे फिर 4 रुपये, तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो मुझे। पर द प्रॉब्लम इज़, अगर मैंने इस घर को लूट लिया देन आई कैन नॉट स्टील फ्रॉम दिस हाउस, एंड इफ़ आई लूट दिस हाउस तब मैं इस घर से नहीं लूट सकता। अगर मैं तो बेसिकली बात यह है कि वी कैन नॉट स्टील फ्रॉम एडजेसेंट हाउसेस, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा विदाउट लूटिंग द एडजेसेंट हाउसेस विच विल गिव अस द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं फिर से है ना। तो रिकर्शन तो लगेगा ही लगेगा, और रिकर्शन लगेगा, लेकिन अब रिकर्शन से डीपी वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे और पैटर्न्स रिपीट होंगे, तो मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो लेट्स सी। सो हमें कैरे लेते हैं 1 2 3 1। इसमें प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है। लेट्स से मैंने लूटना चालू करा इस घर से, फिर इस घर से, तो 1 + 3 = 4। सपोज़ मैंने लूटना इस घर से चालू करा, उसको रेड से लिखते हैं, इस घर से 2 + 1 = 3। तो इन दोनों में से मैक्स कौन सा है, 4। सो आंसर इज़ 4, ठीक है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर ए डिस्क्रिप्शन, राइट, फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है ये, मतलब सोचने के तरीके में कॉम्बिनेशंस आएंगे, आपको कॉम्बिनेशंस बस सोचने हैं, है ना। तो लेट्स सी। एक फंक्शन लिखते हैं लूट, ठीक है। पहले हमेशा रिकर्शन क्वेश्चन, मतलब पहले रिकर्शन लिखो फिर उसको मेमोराइज करो, दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके ओके, तो हम चालू करते हैं, हम 0 से चालू करेंगे, लेट्स से i, और हमारे पास एक एरे है, लेट्स से हाउस, है ना। और ये हाउस की साइज़, मतलब इस एरे की साइज़। तो बस, तो मैंने पिछला वीडियो में ये बोला था कि आप जब भी रिकर्शन लिखते हो तो टर्मिनेटिंग कंडीशंस क्या क्या होंगे। तो जो आई की लिमिट है वो क्या है, एरे की साइज़, राइट। एरे की साइज़ -1। इससे जैसे बाहर गया, क्या उसको कोई लूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट, ज़ीरो लूट। सो आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन सोचनी आनी चाहिए। रिकर्शन लिखने से पहले उसके टर्मिनेटिंग कंडीशंस क्या हैं वो जान लीजिए, वही बेस कंडीशन बनता है जनरली। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अगर n-1 से बाहर गए हम तो क्या हमें कोई लूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एरे की लास्ट इंडेक्स n-1 होती है, मतलब साइज़ -1 होती है। तो इससे बाहर गए तो नहीं मिलेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n मीनिंग n-1 से बाहर, आउट ऑफ बाउंड्स, तो तब कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हम रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि नो प्रॉफिट, ठीक है। अब 2 केसेस हो सकती हैं, ठीक है, 2 केसेस हो सकती हैं। एक तो स्टील कर सकता हूँ मैं, और एक तो लीव कर सकता हूँ मैं उस घर को, क्योंकि अलार्म बज जाएगा और मुझे पुलिस पकड़ लेगा फिर, मतलब एडजेसेंट हाउसेस होंगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो स्टील में क्या होगा, फंक्शन कॉल होगी, राइट। स्टील कर रहा हूँ मतलब उस घर को लूट रहा हूँ, तो उस घर का लूट मुझे मिलेगा।
तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, उस घर को अगर लूट रहा हूँ तो उसकी प्रॉफिट जुड़ेगी, है ना, ऐसे सोचिए, उस घर की प्रॉफिट जुड़ेगी, प्लस मैं अगर मैंने इस घर को लूट लिया तो इसकी प्रॉफिट जुड़ी 1, और मैं कौन सा घर नेक्स्ट लूटूंगा, दिस वन, राइट। तो मैं फिर से फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन में i+2 लिखूँगा, और जैसे तैसा ये आ जाएगा और ये n आ जाएगा। और अगर मैं घर छोड़ रहा हूँ, मतलब इफ़ आई हैव टू लीव वन हाउस, लेट्स से मैंने एक 1 को लूट कर लिया तो मुझे 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, तो तब मैं कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो जस्ट ये नॉर्मल फंक्शन कॉल करेंगे हम। और यहाँ पे +1, क्योंकि अगर मैं इस घर को नहीं लूट रहा हूँ तो इस घर को लूट ही सकता हूँ मैं, राइट। इस घर को अगर मैं लूट सकता हूँ तो फंक्शन मैं कॉल करूँगा और नेक्स्ट वाला घर पे चला जाऊँगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, हाउस और एन, ठीक है। अब रिटर्न क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन में से मैक्सिमम मुझे जो देगा वही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स ऑफ स्टील कॉमा लीव, दैट्स इट। यही है हाउस रॉबर। इसका ऑप्टिमाइज़ करना हो तो एक डीपी एरे बनाइए, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में तो एक ही वेरिएबल चेंज हो रही है, दैट इज़ आई। तो ये एक सिंगल डीपी है ना, 1D डीपी बोलते हैं इसको, 1 डायमेंशनल डीपी। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मेट चेंज हो रही है, तो डीपी एक बनाइए एरे आई, और उसको इनिशियलाइज़ कर दीजिए -1 से, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे, है ना, पिछला वीडियो में बताया था मैंने। इफ़ डीपी ऑफ आई, तो यहाँ पे अब बस ये सेम रहेगा फंक्शन, बस यहाँ पे एक डीपी की ये जुड़ जाएगी, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ डीपी ऑफ आई, क्या मैं ये घर पहले लूट चुका हूँ या नहीं लूटा हूँ, वो चेक करूँगा यहाँ पे। यहाँ से वो पता लग रहा है -1, अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब इस घर को मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इस घर से कितना प्रॉफिट मिला था, मतलब इस घर से लेकर अगर मैं रिकर्शन चलाऊँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे फंक्शन में डीपी कॉल हो जाएगी, उस एरे को पास करेंगे, और ये जो मैक्स हम स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, है ना, बस ये हो गया मेमोइज। सो that was house robber is the exact code which I have written, so this will work for sure, तो आप ट्राई कर सकते हैं। Pretty easy, pretty basic. Let's go for the second question. Second question is house, sorry, not house robber, it's actually unique paths। तो हम फाइनली अब 2 डिमेंशनल डीपी में एंटर करने वाले हैं, ऑलराइट, 2D डीपी। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चेंज होंगी, तो मैंने पहले ही बोला था जितने वेरिएबल्स चेंज होंगे उतनी उस डायमेंशन की डीपी बनेगी। बस सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 2D डीपी को समझने के लिए, यूनिक पाथ्स लीड कोड है, ठीक है। तो एक मेज़ है, नॉट मेज़, सॉरी, लेट्स से कि ये ऐसा है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये M है, ये N है, और आपको यहाँ तक पहुँचना है, सॉरी, ये 0 0 है, ये M है, ये N है, मतलब M इज़ द साइज ऑफ M of N, this is the size of the 2-dimensional path or 2-dimensional array here, rows and columns, okay। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ऐसे कितने यूनिक पाथ्स हो सकते हैं जिससे मैं M यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और मैं सिर्फ 2 तरह का वो ले सकता हूँ, मतलब पाथ, दैट इज़, एक सेकेंड, वेयर इज़ द इरेजर,
स्ट्रोक इरेजर। तो और मैं सिर्फ इधर राइट जा सकता हूँ और डाउन जा सकता हूँ, है ना, ऐसे डायगनली नहीं जा सकता। तो देर आर ओनली 2 वेज। सो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ कि मैं ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे चला जाऊँगा, फिर ऐसे चला जाऊँगा, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसा चला जाऊँगा, फिर ऐसे चला जाऊँगा। सो देर कैन बी मल्टीपल वेज। तो हमें रिकर्शन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं हमें बहुत सारे, है ना। तो सिंपल सा है ये भी। लेट्स सी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ। तो अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो द कॉलम इज चेंजिंग, और अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ द रो इज चेंजिंग, है ना। दिस विल गिव ए वेरी गुड आइडिया कि आप कोड कैसे लिख सकेंगे इसका। तो दिस इज ए ऑब्जर्वेशन हियर। सो व्हेन आई गो दिस साइड the column will change but the row will remain constant. Well, if I go this side the row will change and the column will remain constant down, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका अप्रोच कैसे करें। ऑलराइट, और हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से चालू किया, ठीक है, उसके बाद मुझे मल्टीपल पाथ्स मिलेंगे, ठीक है, पर जिस पाथ से मैं एम ऑफ मतलब इस पोजीशन में पहुंच गया, तब मुझे एक वे मिल गया उस जगह से, है ना। मैं ऐसे ट्रैवल किया, फिर यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, और लेट्स से आई हैव रीच्ड हियर, दिस इज द एम एन। So the moment my row means my I, let's say my current position is I, current position is J. When my I points to N, when my J points to M, सॉरी उल्टा लिख दिया, M और ये N, जिस मोमेंट में ये दोनों यहाँ पहुँच गए, सॉरी M-1 N-1 बिकॉज द इंडेक्स इज 1 लेसर देन द साइज। तो जिस मोमेंट में ये दोनों साथ में M-1 और N-1 तक पहुंच गए, देन आई कैन से आई हैव फाउंड ए पाथ फ्रॉम द रीजन वेर आई स्टार्टेड, है ना। ये एक समझ गए। और अज दोनों साथ साथ मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जगह में अगर मैं खड़ा हूँ, या तो मैं इधर जा सकता हूँ या तो मैं इधर जा सकता हूँ, मैं दोनों साथ में नहीं जा सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी आउट ऑफ बाउंड्स जा सकता है। सो व्हाट इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन हियर? i's limit is I is greater than equals to m. This is the terminating condition. J's limit is J is greater than equals to n. Then they should return what? Zero ways. There is no way, है ना। Then there is no way. If one of them also goes out of bounds, then there is no way, right? तो कोड सोचते हैं अब। मैं डीपी पहले लिख लेता हूँ, लेकिन यूज़ बाद में करेंगे, ओके। डीपी की साइज हो गया एम ऑफ एन, है ना। यहाँ पे आई जे और एम कॉमा एन। सो हम कब बोल सकते हैं कि हमको फाइनली प्रॉफिट मिल गया? इफ़ आई रीचेस m-1 and j reaches n-1, then you can return 1. Yes, I have found a path. If one of them also goes out of bounds, है ना, then you need to return 0.
देयर इज नो वे। डीपी का बाद में लिखेंगे, पहले रिकर्शन लिखते हैं। तो बस मेरी कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक तो मैं राइट जा सकता हूँ, या तो मतलब मैं कॉलम वाइज ट्रेवल कर सकता हूँ ऐसे, या तो मैं नीचे जा सकता हूँ, है ना। तो इंट डाउन यहाँ पे कैसे मूव करेगा, एफ कॉल होगा, है ना। डीपी को डीपी लिखेंगे, और आज कॉलम चेंज हो रही है और आई इज ट्रैवलिंग थ्रू द रोज, सो आई विल रिमेन कांस्टेंट while j will increment and m comma n will still be like that. Similarly dp, जब हम रो वाइज मतलब नीचे जा रहे हैं तो हम नीचे आएंगे और j कांस्टेंट रहेगा, m comma n का ऐसे लिख देंगे। और हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, मैं राइट, अच्छा पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था, उसी तरह इस वीडियो में एक ऐसे ही है कि अगर मैं राइट गया, ये अगर मैं इंट राइट लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइट 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 जाता जा रहा हूँ, है ना। अगर ये ऐसे है और मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से मैं राइट गया, इंट राइट और फंक्शन कॉल हुआ, तो इस पॉइंट पे आके भी रिकर्शन कॉल होगी ना, और यहाँ पे भी एक राइट और डाउन होगा, इंट राइट इंट डाउन, है ना। तो इंट राइट अगर मैं लिख रहा हूँ तो डजेंट मीन मैं राइट 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 जा रहा हूँ, इस राइट के अंदर भी काफ़ी सारे डाउन होंगे, है ना। तो मेरे को यहाँ से भी मतलब मैं इंट राइट इंटीजर राइट जो मैंने लिखा है, मैं यहाँ से भी मैं m कॉमा n तक पहुँच सकता हूँ, मतलब लास्ट वो कॉलम और लास्ट रो तक पहुँच सकता हूँ। और डाउन लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाउन 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 जाता जा रहा हूँ, डाउन के अंदर भी काफ़ी सारे राइट होंगे। जैसे इसी में देखते हैं, देखिए मैं यहाँ हूँ और अगर मैं डाउन आया तो मैं डाउन 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 नहीं जाता रहूँगा, डाउन आया तो इसके अंदर भी तो एक फंक्शन कॉल होगी ना, ये फंक्शन, ये टोटल फंक्शन इसके अंदर भी कॉल होगी। जब मैं इंट डाउन कॉल करूँगा, इस फंक्शन जब कॉल करूँगा तो ये फंक्शन के अंदर इस डाउन वेरिएबल के अंदर भी तो ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, और उस फंक्शन के अंदर राइट और डाउन होंगे, तो एक डाउन के अंदर भी बहुत सारे राइट होंगे। तो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने डाउन को कॉल करा तो फिर मैं नीचे तो आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं राइट जा रहा हूँ या डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं राइट गया, सपोज़ मैं राइट गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट डाउन कॉल करा, डाउन से मैंने नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे इंट राइट कॉल कर दिया सपोज़, उसके बाद यहाँ पे राइट आने के बाद फिर मैंने डाउन ले लिया। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक राइट के अंदर काफ़ी सारे डाउन हो सकते हैं, एक डाउन के अंदर काफ़ी सारे राइट हो सकते हैं। तो मैं ये पाथ लेके भी पहुँच सकता हूँ, ये पाथ लेके भी पहुँच सकता हूँ। सो द अल्टीमेटली द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम माई इनिशियल पोजिशन, द नंबर ऑफ पाथ्स from 0, 0, that is my initial position, to m, n is what? Is a combination of right plus down, है ना। तो मैं ये इससे भी पहुंच सकता हूँ, इससे भी पहुंच सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स क्या होंगे, राइट प्लस डाउन, है ना। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, राइट प्लस डाउन, बस हो गया आपका रिकर्शन। इसको मेमोराइज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इफ़ डी पी ऑफ आई ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, देन रिटर्न डी पी ऑफ आई ऑफ जे। सिमिलरली यहाँ पे डी पी ऑफ आई ऑफ जे, डी पी ऑफ आई जे में ही इसको आंसर को स्टोर करते जाएंगे। ये तो डी पी ऑफ आई ऑफ जे हमेशा -1 नहीं रह जाएगा। अगर हम डी पी ऑफ आई ऑफ जे में वैल्यू स्टोर ही नहीं करेंगे तो फिर ये -1 ही रहेगा ना हमेशा, तो ये चेक ही यूजलेस हो गया।
तो यहीं पे हम लोग हमेशा रिजल्ट्स DP ऑफ IFJ में स्टोर किया करेंगे. So that's it. That's your code. I hope that's clear. Thank you.